ये सीढ़ियों से आई है। ऋषभ की बात सुन चारों हैरानी से एक साथ बोले, तूने इसे सीढ़ियों से आने के लिए कहा? ये पूरा 28 फ्लोर सीढ़ियों से आई है। ऋषभ ऐसा क्यों किया? शिवाय ने चौंकते हुए पूछा तो ऋषभ अनोखी के जबड़े को पकड़कर बोला, क्योंकि इसे इसकी औकात याद दिलानी है। पिछले 2 सालों में इसने अपनी जिंदगी बहुत सुकून से जी है, मेरे घर की बहू बनकर, है ना? जब से आया हूं तब से इसे देख रहा हूं। ये अपनी औकात भूल कर घर की सदस्य बन गई है। तो इसे बताना जरूरी था कि यह आज भी एक नौकरानी की हैसियत से ही वहाँ है, ना कि घर की बहू या मेरे बीवी के। क्या लगा था तुम्हें कि तुम सबको अपनी इस मीठी आवाज से, अपनी इन हरकतों से सबके दिल में अपने लिए जगह बना लोगी तो मैं भी तुम्हें अपना लूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा ऋषभ शेरगिल। इस जिंदगी में तो तुम्हें कभी नहीं अपनाने वाला, और तो और मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि कोई और भी तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने के लिए 100 बार सोचेगा। ऋषभ की आंखों में इस वक्त सिर्फ नफरत नजर आ रही थी और गुस्सा जो उसने कल से अपने मन में दबा कर रखा था। उसने अपनी गुस्से वाली नजर शिविका पर डाली तो शिविका अनोखी का हाथ छोड़ तो कदम पीछे हो गई। फिर ऋषभ ने दोबारा अनोखी को देखते हुए कहा, तुमने मॉम को बहुत खूब तरीके से अपनी तरफ कर लिया है कि वह आज अपने ही बेटे से तुम्हारे लिए लड़ रही थी, लेकिन जिस दिन उन्हें तुम्हारी असलियत और तुम्हारा मकसद पता चलेगा ना हम लोगों की जिंदगी में आने का, तो उसे दिन उन्हें अफसोस तो होगा तुम्हें अपनाने का, लेकिन साथ ही साथ उनका दिल भी टूट जाएगा और उनके दिल के तोड़ने की सजा तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर दूंगा। ऋषभ का चेहरा इस वक्त गुस्से से काला हो गया था। वह इतना खतरनाक नजर आ रहा था कि विक्रम की भी हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ कहने की। वहीं अनोखी ऋषभ की बातों को, उसके चेहरे को देख डर थरथर कांपने लगी। उसके हाथ से तो वह फाइल तो कब की छूट चुकी थी। हार्दिक की नजर जब उस फाइल पर गई तो वह हैरान हो गया। उसने विक्रम को फाइल की ओर इशारा किया तो विक्रम भी उस फाइल को देख चौंक गया। उसने जल्दी से उसे फाइल को उठाया और फाइल के सारे पन्ने पलटने लगा। सारे पन्ने कोरे थे, उन पर कुछ नहीं लिखा था। यह तो साफ था कि ऋषभ ने सिर्फ अनोखी को टॉर्चर करने के लिए यह सब किया। तब तक प्रवीण और रोहित भी ऋषभ की केबिन में आ गए। उन्होंने जब अनोखी और ऋषभ को ऐसे देखा तो वह भी चौंक गए। भाई यह सब क्या है? छोटी सी भाभी यहाँ क्या कर रही है? रोहित ने हैरानी से ऋषभ से पूछा तो ऋषभ चिल्लाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। मुझे तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। रोहित बहुत जुड़ लिए तुम और रिया इस लड़की से, पर अब मुझे तुम्हारे मुंह से इसका नाम भी नहीं सुनना। और तुम क्यों चुप खड़ी हो? क्या हुआ? जुबान नहीं चल रही है अभी तुम्हारी? कल रात तो मेरे भाई और बहन के सामने तो बहुत जवान चल रही थी तुम्हारी। मेरी मॉम को अपनी मीठी आवाज से बहला रही थी, तो अब चलाओ अपनी इस बहलाने वाली जुबान को। बोलो। कहते हुए ऋषभ की पकड़ अनोखी के जबड़े और उसके हाथों पर काश गई। तभी अनोखी चिल्लाते हुए बोली, सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं घर में किसी से बात नहीं करूंगी, वैसे ही रहूंगी जैसा आप कहेंगे, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, कहते हुए अनोखी फफक कर रो पड़ी।
उसके रोने, उसकी आवाज में दर्द, डर, अफसोस सब कुछ था, जिसे महसूस कर ऋषभ की पकड़ उस पर ढीली हो गई और वह एकटक अनोखी के आंसू जो उसके गालों से होते हुए गिर रहे थे उन्हें ही देख रहा था। वहीं उसकी पकड़ ढीली होते ही अनोखी घुटनों के बल बैठ गई और सर नीचे कर रोते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं कभी आपकी मोम को माँ नहीं कहूंगी, आपके भाई बहन को दीदी और भैया भी नहीं कहूंगी, पर प्लीज मेरे साथ कुछ बुरा मत करना। कहते हुए अनोखी बस रोए जा रही थी। उसकी इतनी बुरी हालत थी कि शिविका की आंखों में भी आंसू आ गए। शिवाय विक्रम और हार्दिक जो अनोखी से कभी मिले भी नहीं थे, उन्हें भी अनोखी के लिए अनोखी की यह हालत देख अपने दिल में दर्द सा महसूस होने लगा। लेकिन वहां सबसे ज्यादा बुरा रोहित और प्रवीण को लग रहा था, क्योंकि वे दोनों अनोखी की हालत को जानते थे, इसलिए उन्हें ऋषभ पर गुस्सा भी आ रहा था। भाई, आपने क्या किया है इसके साथ? इसकी ऐसी हालत क्यों है? रोहित ने गुस्से से ऋषभ से पूछा और अनोखी को जमीन से उठाकर खड़ा किया। तभी अचानक से अनोखी अपना पैर पकड़ जोर से चिल्लाने लगी। अचानक से उसका दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया, जो वो सहन नहीं कर पा रही थी। उसे चिल्लाता देख सब चौंक गए, यहाँ तक के ऋषभ भी। रोहित और प्रवीण ने जब अनोखी के पैर को दिखा तो दोनों घबरा गए। उसका पैर पूरी तरह से सूज गया था और लाल हो गया था। रोहित अनोखी के पैर को पकड़ते हुए बोला, ओ गॉड, छोटी सी भाभी, ये कैसे हो गया? हार्दिक हार्दिक प्लीज चेक करो भाभी को। लेकिन हार्दिक ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि विक्रम, ऋषभ, शिविका और शिवाय मूरत की तरह खड़े थे। हार्दिक, मैं तुमसे बोल रहा हूं, छोटी सी भाभी को चेक करो अभी, रोहित ने इस बार चिल्लाकर कहा, जिससे हार्दिक अपने होश में आया और जल्दी से उसके पास आने लगा। तभी अनोखी का चिल्लाना अचानक से बंद हो गया। उसकी आवाज एकदम बंद हो गई और वह बेहोश होकर गिरने लगी। लेकिन तभी ऋषभ एक कदम आगे आ गया और अनोखी को गिरने से बचा लिया। अनोखी का सर ऋषभ के सीने पर था और ऋषभ का हाथ अनोखी के कंधों पर। उसने चेहरा झुका कर अनोखी को देखा। घूंघट की वजह से उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उस के कांपते होंठ जरूर दिख रहे थे, जिन पर आंसुओं की बूंद थी। कुछ देर बाद अनोखी ऋषभ के केबिन में रखे सोफे पर लेटी थी और हार्दिक उसे चेक कर रहा था। तभी शनाया भागते हुए वहां आई। रोहित ने उसे देख कहा, शनाया, छोटी सी भाभी को चेक करो और उनका पैर पूरा सूज गया है। उसकी बात सुन शनाया तुरंत अनोखी के पास आई और उसके पैरों को चेक करने लगी। उसके पैरों की हालत देख उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने उसे चेक किया और रोहित से बोली, रोहित, इसे अस्पताल ले जाना होगा, मुझे उसके कुछ टेस्ट करवाने हैं। ये मोच नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम भाभी को हॉस्पिटल लेकर जाओ और प्रवीण तुम्हारी मदद कर देगा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, रोहित ने कहा। तो प्रवीण ने एक नज़र ऋषभ को देखा, जो बिना किसी भाव के अनोखी को देख रहा था, और फिर बिना उसकी इजाजत के उसने अनोखी को गोद में उठा लिया और केबिन से बाहर चला गया। उसके पीछे शनाया भी चली गई। उनके पीछे हार्दिक, विक्रम, शिविका और शिवाय भी जाने लगे तो रोहित उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उन्हें रोक लिया। रोहित ने ऋषभ को देखते हुए पूछा, भाई, आपने क्या किया उसके साथ? तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी,
ऐसा क्या जादू किया है उसने इन 2 सालों में तुम लोगों पर जो उसके लिए इतनी परवाह है? भाई मुझे आपके साथ बहस नहीं करनी है, मुझे बस यह जानना है कि उसके पैरों की हालत इतनी खराब क्यों है? क्या किया आपने उसके साथ? रोहित ने फिर एक बार पूछा। वो गुस्से से या तेज आवाज में नहीं पूछ रहा था, बल्कि बिना किसी भाव के बहुत शांति से पूछ रहा था। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे ऋषभ के होते थे जब वो अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वह तो आज ऋषभ के कहने पर ऑफिस और इसमें उसे लिफ्ट भी नहीं यूज करने दिया। शिवाय ने रोहित के सवालों का जान दिया। लिफ्ट भी नहीं यूज करने दिया। शिवाय ने रोहित के सवालों का जवाब दिया। तो मतलब भाभी पूरे 28 फ्लोर सीढ़ियों से आई है? रोहित ने हैरानी से पूछा। तो शिवाय ने अपना सर हिला दिया। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या कहूँ। मुझे पता है कि आपके दिल में जिसके लिए नफरत होती है उसके लिए बुरे से बुरा करते हैं, लेकिन कम से कम भाभी की हालत के बारे में जान तो लिया होता। रोहित ने गुस्से, अफसोस और निराशा से कहा। ऐसा भी क्या हो गया है जो तू इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है? एक छोटी सी मौज आई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम लोगों की आंखों में, बातों में मैंने उसके लिए और प्यार देखा ना तो उसकी हालत इससे भी बदतर कर दूंगा। ऋषभ ने गुस्से से और नफरत से कहा। उसे न जाने क्यों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना कि उसका गुस्सा बर्दाश्त हो रहा था। होगी भाई, भाभी की बदतर होगी। आज तो सिर्फ वो अपनी एक पैर से मजबूर है ना, लेकिन आप उन्हें इतना मजबूर कर देंगे कि वह दोनों पैरों से नहीं चल पाएंगी। क्या मतलब तेरा? ऋषभ ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा। उसके साथ साथ वह चारों की कंफ्यूज हो गए रोहित की बात सुन। तो रोहित चिल्लाते हुए बोला, भाभी एक पैर से हैंडीकैप्ड है, वह नहीं चल पाती है अपने राइट पैर से। उन्हें नॉर्मली चलने में मुश्किल होती है और अपने उन्हें 28 फ्लोर की सीढ़ी चढ़ा कैसे कर सकते हैं भाई आप ऐसा? आप लोगों को चोट देते हैं, दर्द देते हैं, यहाँ तक कि उनकी जान भी ले लेते हैं, लेकिन वह सारे गुनहगार रहते हैं। अपने आज तक किसी मासूम की जान नहीं दी, उसे चोट नहीं पहुंचाई, तो भाभी को क्यों? क्या आज तक आपको एक भी ऐसा मौका मिला जब आप यह कह सके कि वह हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है? अरे बड़े पापा उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्होंने भाभी के सामने शर्त रखी थी कि वह आपसे शादी करें। मुझे नहीं पता कि भाभी की क्या मजबूरी थी जो उन्होंने आपसे शादी की, लेकिन वो बुरी नहीं है, मासूम है वो। रोहित ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। उससे अनोखी की हालत देखी नहीं जा रही थी। अपनी बात बोलने के बाद वो बिना एक पल गवार वहां से चला गया और पीछे छोड़ गया हैरान, परेशान और ऋषभ, शिविका, शिवाय, विक्रम और हार्दिक को। रोहित के जाने के बाद कुछ पलों तक केबिन में शांति पसरी रही। किसी से कुछ नहीं कहा। वो सब अभी भी शौक में खड़े थे। यह अभी अभी क्या कह कर गया रोहित? शिवाय ने केबिन की शांति को तोड़ते हुए कहा। तो शिविका ऋषभ से बोली, ऋषभ तुम्हें इस बारे में पता था? लेकिन ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी भी दरवाजे की ओर ही देख रहा था जहां से रोहित गया था। तभी विक्रम ऋषभ के सामने आया और उसके चेहरे को अपनी ओर कर बोला, इसे कहां से पता चलेगा जो
आदमी बिना कोई बात जाने बिना यह पता लगाए कि उस लड़की ने इससे शादी क्योंकि उसे टॉर्चर कर रहा है। शादी के 2 साल तक उसने उसकी तो क्या अपने परिवार की भी खबर लगी। उस इंसान को कैसे पता चलेगा? मुझे नहीं पता ऋषभ की अनोखी गलत है या सही, लेकिन अगर सच में सही है तो तू ये याद रखना कि तू बहुत गलत है और ये गलती तुझे बहुत भारी पड़ेगी। चलो तुम सब। इतना बोल विक्रम भी चला गया और उसके पीछे हार्दिक, शिविका और शिवाय भी। अब केबिन में बस ऋषभ की बचा था। उसके कानों में अभी भी रोहित की सिर्फ एक बात ही गूंज रही थी, क्योंकि भाभी एक पैर से हैंडीकैप्ड है, वो ठीक से चल नहीं सकती। उसकी आंखों के सामने बार बार अनोखी का लंगड़ा कर चलना आ रहा था। अचानक से उसके हाथ कांपने लगे। उसने टेबल को कसकर पकड़ लिया और गहरी गहरी सांस से लेने लगा। वह खुद से बोला, नहीं रोहित, रोहित को कोई गलतफहमी हो गई है। क्या क्या सच में वो लड़की अब अपाहिज है? अब केबिन में बस ऋषभ की बचा था। उसके कानों में अभी भी रोहित की सिर्फ एक बात ही गूंज रही थी, क्योंकि भाभी एक पैर से हैंडीकैप्ड है, वो ठीक से चल नहीं सकती। उसकी आंखों के सामने बार बार अनोखी का लंगड़ा कर चलना आ रहा था। अचानक से उसके हाथ कांपने लगे। उसने टेबल को कस कर पकड़ लिया और गहरी गहरी सांस से लेने लगा। वह खुद से बोला, नहीं रोहित, रोहित को कोई गलतफहमी हो गई है। क्या क्या सच में वह लड़की अब अपाहिज है? हॉस्पिटल। अनोखी के पैरों का एक्सरे निकल चुका और उसके टेस्ट भी हो चुके थे। शनाया ने उसे पेन किलर का एक इंजेक्शन दिया था, जिस वजह से अनोखी सो रही थी, और डॉक्टर ने उसके पैरों पर बैंडेज भी बांध दी थी। अनोखी के कमरे के बाहर रोहित और प्रवीण शनाया के आने का वेट कर रहे थे। तभी वहां पर शिविका, शिवाय, हार्दिक और विक्रम भी आ गए। हार्दिक ने वहां से गुजर रही नर्स को कुछ कहा तो नर्स हाँ में सर हिलाकर चली गई। कैसी है वह? विक्रम ने रोहित से पूछा। तो रोहित ने रुखे स्वर में कहा, अभी तो ठीक है, आगे का पता नहीं। तब तक शनाया भी रिपोर्ट्स लेकर आ गई और उसी वक्त वह नर्स भी हाथ में डॉक्टर का कोट और स्टेथोस्कोप लिए आई और हार्दिक के सामने खड़ी हो गई। हार्दिक ने उस के हाथ से कोट लिया और पहनकर स्टेथोस्कोप गले में डाल दी। उसे देख शनाया उसे घूरते हुए बोली, तुमने हॉस्पिटल कब ज्वाइन किया? कल ही ज्वाइन किया है। अब जान गई हो तो चले डॉक्टर शनाया, हार्दिक ने कहा तो शनाया उसे घूरते हुए वहां से अपने केबिन की ओर चली गई। उसके पीछे वह सब भी चले आए। शनाया ने अनोखी की रिपोर्ट अच्छे से पढ़ी और कुछ सोचने लगी। रोहित बेचैन होते हुए बोला, क्या हुआ? क्या है रिपोर्ट में? उसके पैर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है ना? वो ठीक तो है ना? नुकसान तो हुआ है रोहित, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जैसे मेरे और तुम्हारे लिए 28 फ्लोर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो वह तो हैंडीकैप है। डू यू थिंक कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ? मैं तो ताजुब में हूं कि वो चढ़ी कैसे होंगी। उसकी बात सुन रोहित ने अपना सर झुका लिया। तभी शनाया आगे बोली, पर खैर ये तो बीती बात है, पर अभी मुझे जो कहना है वह बात ध्यान से सुनो। उसने पहले ट्रीटमेंट करवाने से मना कर दिया था और हमें लगा कि ठीक है, थोड़ा टाइम और देते हैं उसको, लेकिन 2 साल हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि उसकी कौन सी मन्नत है, कैसी मन्नत है, लेकिन उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट होना जरूरी है। लेकिन वह नहीं मानेगी।
तुम नहीं जानती हो कितनी बार दादाजी ने, बड़ी माँ ने, मैंने, रिया ने उसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए मनाया है, लेकिन वह मानती ही नहीं है। रोहित की बात। विक्रम, हार्दिक, शिविका और शिवाय को समझ नहीं आई, इसलिए शिविका ने उससे पूछा, कौन सी मन्नत, कैसी सन्नत की बात कर रहे हो तुम रोहित? अभी समझाने का टाइम नहीं है, मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, प्रवीण ने कहा तो शिविका चुप हो गई। तभी हार्दिक, जो अनोखी के रिपोर्टर्स को पढ़ रहा था, वह रिपोर्ट को टेबल पर रखते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि तुम लोग किस मन्नत की बात कर रहे हो और वह ट्रीटमेंट करने से मना क्यों कर रही है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि नाउ इट्स ए हाई टाइम। हम ज्यादा से ज्यादा उसके ट्रीटमेंट को 1 महीना टाल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा हार्दिक ने, और मैंने पहले कहा था कि थेरेपी से और एक्सरसाइज से उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अब वह काफी नहीं है। हमें उसका ऑपरेशन करना ही होगा। उसकी नसें बुरी तरह डैमेज हो गई है खिंचाव की वजह से। लगातार सीढ़ी चढ़ने की वजह से उसके नस पर बहुत प्रेशर आया है, बहुत ज्यादा। उसे चलने फिरने में 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन वह ज्यादा चल नहीं सकती और सीढ़ियां तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ना है। उसे इस 1 महीने में हमें थोड़ी दवाइयों से और मसाज से उसके एंकल के डैमेज को जितना हो सके कम करना है, ताकि ऑपरेशन में ज्यादा रिस्क ना रहे। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? शनाया ने सबको समझाते हुए कहा। सब उसकी और हार्दिक की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे, पर वो सब इस बात से बेख पर थे कि केबिन के दरवाजे के पास खड़ा ऋषभ उनकी बातें छुपकर सुन रहा था। उसने रोहित की भी बात सुनी थी, और शनाया बात खत्म होने के बाद वह वहां से चला गया। शनाया की बात समझने के बाद रोहित ने उससे परेशान होते हुए कहा, शनाया, मैं जानता हूं कि उसके पैरों को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है, लेकिन हम लोग ऐसा क्या करें जिससे वह मान जाए? वह उस मन्नत के बारे में बताती भी नहीं है। अगर हमें पता हो तो हम उसकी मदद कर पाए। उसके तो परिवार में भी कोई नहीं है जिससे हम लोग छोटी सी भाभी के बारे में जान पाए। अब हम लोग क्या करेंगे? तभी पीछे से शोभा की आवाज आई, शनाया, तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो। वह 1 महीने बाद अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएगी। सबने मुड़कर शोभा को देखा। शोभा इस वक्त गुस्से में थी। उसने एक नज़र सबको देखा और शनाया को बोली, सुनाना, तुमने मैंने क्या कहा? तुम्हें जो करना है तुम करो, बाकी का मुझ पर छोड़ दो। और अनोखी किस रूम में है? शोभा का हर एक लफ्ज गुस्से की वजह से एकदम कठोर सुनाई दे रहा था। शोभा का गुस्सा भी उनके बेटे की तरह ही था, और होता भी क्यों ना, आखिर वो डेविल की माँ है। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे कुछ कहे। तभी शोभा ने तेज आवाज में दोबारा शनाया से पूछा, शनाया, मैंने पूछा अनोखी किस रूम में है? मैं आपको ले चलती हूँ, शनाया ने हकलाते हुए कहा और अपनी चेयर से उठकर शोभा के साथ केबिन से निकल गई। अनोखी का रूम। अनोखी अभी भी दवाई के असर से सो रही थी और ऋषभ उसके बेड के पास बैठा था। वह एकटक अनोखी को ही देख रहा था। अनोखी अभी घूंघट में थी। उसके चेहरे पर या शरीर के ऊपर के भाग पर चोट ना लगने की वजह से शनाया ने डॉक्टर से कहा था कि वह उसका घूंघट ना हटाए। ऋषभ बहुत देर तक बस बिना कुछ बोले उसे ही देखता रहा। फिर उसका हाथ धीरे से अपने हाथों में ले लिया और अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, रोहित ने सच कहा था कि मैं कभी किसी
कमजोरी या मासूम को टॉर्चर नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हें लेकर मैं गलती कर बैठा और मैं अपनी गलती मानता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ तुम्हें सॉरी कहने आयर हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ऋषभ शेरगिल किसी से माफी नहीं। ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ऋषभ शेरगिल किसी से माफी नहीं मानता। लेकिन हाँ, आगे से बिना किसी गलती के तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। पर यह मत समझना कि मुझे तुम घर दया आ गई है या मैं तुम पर भरोसा करने लगा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे लिए अभी भी वह अजनबी हो जिसे उस इंसान ने मेरी जिंदगी में लाया है जिससे मैं नफरत करता हूँ, और इस नफरत का कतरा हमारे इस अनचाहे रिश्ते में भी हमेशा घुला रहेगा, जिसे तुम चाह कर भी नहीं मिटा पाओगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके खुद मेरे घर को छोड़कर, मेरे परिवार को छोड़कर चली जाओ। उसने अनोखी की हथेली को पकड़ थोड़ा ऊपर उठाया और 2 पल घूंघट से झांक रहे उसके आधे चेहरे को देख उसकी हथेली को अपने होठों से छू लिया। ऋषभ के होठों के झुते ही अनोखी की उंगलियां हिलने लगी। ऋषभ ने एक नजर अनोखी को देखा और धीरे से उसका हाथ वापस बेड पर रख वहां से उठकर चला गया। ऋषभ के जाने के कुछ देर बाद अनोखी ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नजर वाइट सीलिंग पर गई। अंजना कमरा देख उसने जल्दी जल्दी अपनी नजरें चारों ओर घुमाकर देखा। कमरे को देख वह जान देगी वह अस्पताल के रूम में है। लेकिन कौन मुझे यहाँ लाया? क्या उन्होंने? नहीं, वह तो खुद दर्द देते हैं, वह मुझे क्यों अस्पताल ले आएंगे? अनोखी अपने मन में बोल ही रही थी कि तभी उसे अपने गृह प्रवेश का दिन याद आ गया, जब ऋषभ ने उससे कहा था कि वही उसे दर्द भी देगा और वही उसकी दवा भी करेगा। यह याद कर अनोखी के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अनोखी तेरी जिंदगी में खुशियां कुछ दिनों के लिए ही थी। तुझे जितना माँ का प्यार, भाई बहन का प्यार मिलना था मिल चुका। इसके आगे उम्मीद बिल्कुल भी मत लगाना, ठीक है? तभी उसके कमरे का दरवाजा दोबारा खुला और शोभा और शनाया कमरे में आई। शनाया ने जब उसे उठा देखा तो उससे बोली, अनोखी अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ, अनोखी ने छोटा सा जवाब दिया। क्या पैरों में दर्द हो रहा है? शनाया ने दोबारा पूछा तो अनोखी ने ना में अपना सर हिलाया तो शनाया मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैंने पेन किलर का इंजेक्शन दिया है इसलिए दर्द अभी कुछ घंटे तक नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद दर्द होगा तब तुम्हें पेन किलर की इंजेक्शन नहीं दे सकते, तुम्हें मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ठीक है? शनाया की बात सुन अनोखी ने बस हाँ मैं अपना सर हिला दिया। अनोखी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ऋषभ के ऑफिस जा रही हो? शोभा ने अनोखी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। शोभा की बात सुन अनोखी समझ गई कि उस सर्वेंट ने उससे झूठ कहा था, लेकिन उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि वह जानती थी कि उस सर्वेंट ने वही किया जो ऋषभ ने उसे करने के लिए कहा था। अनोखी धीरे से बोली, कोई बात नहीं मालकिन, मैं ठीक हूँ। उसके मुँह से अपने लिए मालकिन सुन शोभा चौंक गई। वही उसके पीछे खड़े रोहित, प्रवीण, विक्रम, हार्दिक, शिविका और शिवाय का चेहरा मुरझा गया। शोभा अनोखी से कुछ कहने वाली थी पर रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शोभा ने उसे मुड़कर देखा तो रोहित ने कुछ ना बचने का इशारा किया, जिसे समझ शोभा भी शांत रही, पर हाथ रख दिया।
शोभा ने उसे मुड़कर देखा तो रोहित ने कुछ ना पूछने का इशारा किया, जिसे समझ शोभा भी शांत रही। फिर उसने शनाया से पूछा, शनाया, मैं अनोखी को कब ले जा सकती हूँ? अभी तो नहीं आंटी, मुझे इसे ऑब्जर्वेशन में रखना है। 2 दिन? हाँ, 2 दिन आप इसे यहाँ रहने दीजिए, उसके बाद आप इसे ले जा सकती हैं। लेकिन वहां पर भी इसका बहुत ध्यान रखना होगा, शनाया ने हिदायत देते हुए कहा। तो शोभा उसे भरोसा दिलाते हुए बोली, उसकी चिंता मत करो, वह हम रख लेंगे। तो उसकी बात पर शनाया मुस्कुरा दी। रात का वक्त, शहर से कुछ दूरी पर एक सुनसान पुराना खंडहर, जिसके बेसमेंट में एक आदमी जिसके हाथ ऊपर की ओर कर रस्सियों से बंधे हुए थे और जिसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, वह डरते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आपको उस बारे में बताना है। प्लीज मुझे माफ कर दो ऋषभ सर। ये आदमी वही बॉडीगार्ड था जिसने अनोखी को ऑफिस में सीढ़ियों से जाने के लिए कहा था। उसके सामने ऋषभ अपने हाथ में एक हंटर लिए खड़ा था, जिस पर छोटी छोटी कई किलें लगी हुई थी। ऋषभ ने उसे अपनी में हथेली में लपेटा और एक और बार उसे मारते हुए बोला, जब तुम्हें पता था कि वह नहीं चल पा रही है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तूने उसे इतनी सीढ़ियां क्यों चढ़ने दिया? कहते हुए उसने एक और बार उसे मारा। वह बॉडीगार्ड दर्द से चिल्ला रहा था। अब तक ऋषभ ने उस हंटर से उसे कई घाव दे चुका था। उसके शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। वह बॉडीगार्ड दर्द से चिल्ला रहा था। अब तक ऋषभ ने उस हंटर से उसे कई घाव दे चुका था। उसके शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। उसके बगल में ही उसी तरह बंधा हुआ एक और आदमी था जो उसकी हालत देख डर से कांप रहा था। यह भी ऋषभ का ही गार्ड था जिसने शादी की रात अनोखी को ऋषभ के कहने पर बीच सड़क पर छोड़ा था। ऋषभ के गुस्से और उस हंटर से होने वाले दर्द को वह अभी से ही महसूस कर पा रहा था और उसके चेहरे से पसीने टपकने लगे थे। वही वह पहले वाला बॉडीगार्ड अब तक ऋषभ की मार खाते हुए बेहोश हो गया था। उसे जी भर के मार लेने के बाद ऋषभ उस गार्ड की ओर मुड़ा। ऋषभ का चेहरा इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था। गुस्से से उसका चेहरा काला और उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके माथे और हथेलियां की नसें उभर आई थी। उसे रह रहकर रोहित की बात, अनोखी का रोना, उसका गिड़गिड़ाना याद आ रहा था। वही वह गार्ड ऋषभ के हाथों मार खाने के डर से पहले ही बोल पड़ा, सर सर प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वही वह गार्ड ऋषभ के हाथों मार खाने के डर से पहले ही बोल पड़ा, सर सर प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि अनोखी मैम चल नहीं सकती है। उस रात वह थोड़ी दूर ही चली थी और उनके गाड़ी से उतरने के बाद मैं वहां से चला गया था, इसलिए मैं जान ही नहीं पाया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। गलती तो तब होगी ना जब तू गलती करने लायक बचेगा, ऋषभ ने चिल्लाते हुए कहा। और वह हंटर उसे मारने के लिए हवा में उठाया, पर वह हंटर उस गार्ड को लग पाता उससे पहले ही किसी ने आकर ऋषभ का हाथ रोक लिया। ऋषभ ने अपनी आग उगलती आंखों से उस इंसान को देखा जिसे उसका हाथ रोकने की गुस्ताखी की थी, तो उसने सामने विक्रम को पाया। विक्रम उसके हाथ से हंटर लेते हुए गुस्से से बोला, क्या हो गया है तुझे? ऋषभ, अपनी गलती की सजा तो इन दोनों को क्यों दे रहा है? यह मत
भूल कि दोनों तेरे लिए काम करते हैं, तेरे कहने के मुताबिक काम करते हैं, तो इन दोनों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ तू बहुत कुछ गलत कर रहा है। पहले अनोखी का साथ और अब इन दोनों के साथ। फिर विक्रम आसपास खड़े गार्ड पर चीखते हुए बोला, अब तुम सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? खोलो इन दोनों को और इसे अस्पताल ले जाओ ट्रीटमेंट के लिए। विक्रम के कहते ही उन सभी गार्ड्स ने वैसा ही किया जैसा विक्रम ने उनसे करने के लिए कहा और दोनों को लेकर वहां से चले गए। अब उस बेसमेंट में सिर्फ ऋषभ, प्रवीण और विक्रम ही थे। सबके जाने के बाद ऋषभ वहां रखे एक सोफे पर बैठ गया और एक सिगरेट जला ली। वह सिगरेट के लंबे लंबे कश लेते हुए उसके धुएं को अपने फेफड़ों में भर रहा था, लेकिन उस धुएं की जलन उसके सीने में हो रही जलन के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। विक्रम ने एक नज़र प्रवीण को देखा और ऋषभ के सामने आकर खड़ा हुआ, लेकिन ऋषभ ने नजरें उठाकर उसे देखा तक नहीं। वह अभी भी आंखें बंद किए हुए ही सिगरेट की कश लिए जा रहा था। विक्रम ने उसे देखते हुए कहा, जानता हूं ऋषभ शेरगिल कभी माफी नहीं मांगता, लेकिन अगर ऋषभ शेरगिल भी कोई ऐसा काम कर देना जिसके लिए माफी मांगने की जरूरत हो, तो उसे भी मांग लेनी चाहिए। हो सकता है फिर ये जो सीने में आग जल रही है उसे बुझाने के लिए सिगरेट की जरूरत ना पड़े, और जो अंदर ही अंदर गिल्ट खाए जा रहा है, जिससे गुस्सा दूसरों पर निकल रहा है, वह भी काम हो जाए। इतना बोल वह जाने लगा, पर फिर 2 कदम चल वह रुका और बिना मुड़े ही बोला, जब मन करे तक घर आ जाना बाद में, लेकिन आना जरूर। शोभा आंटी पहले ही अनोखी को लेकर परेशान है, उनकी परेशानी और मत बढ़ाना, कह वह चला गया। प्रवीण उसे जाते हुए देख रहा था। लगभग 1 घंटे हो गए थे, ऋषभ अभी भी वहीं बैठा था। बस फर्क इतना था कि अब उसके हाथ में सिगरेट की बजाय शराब की बोतल थी। जब प्रवीण ने देखा कि ऋषभ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है तो वह उसके पास आकर बोला, सर घर चले। तभी ऋषभ ने नशे से डूबी अपनी आंखें खोली और प्रवीण को देखते हुए बोला, प्रवीण कुमार, बहुत हिम्मत है तुम में। मेरे ही केबिन में, मेरे ही सामने मेरी ही बीवी को अपनी गोद में उठा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी सी प्यारी सी बीवी को छूने की? ऋषभ की बात सुन प्रवीण एक पल के लिए मुस्कुरा दिया, क्योंकि नशे में ही सही ऋषभ अनोखी को अपनी बीवी कह रहा था, और अगर यह बात प्रवीण ने उसके होश में होने पर उसे बता दी तो ऋषभ इस बात के लिए प्रवीण को हमेशा के लिए बेहोश कर देगा। लेकिन प्रवीण ने ऋषभ की बचकानी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह दोबारा बोला, सर बहुत लेट हो गया है, शोभा माए इंतजार कर रही होगी, चले। तुम्हारा हिसाब तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन इन 2 सालों में तुमने मेरी बीवी की जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाली है वह कल सुबह मुझे मेरे स्टडी टेबल पर चाहिए। कहते हुए ऋषभ उठा और लड़खड़ाते कदमों से वहां से जाने लगा। प्रवीण उसके पीछे पीछे जा रहा था। प्रवीण ने संभालकर ऋषभ को कार में बिठाया और ड्राइव कर मेंशन की ओर निकल गया। हॉस्पिटल नोखी के साथ हॉस्पिटल में रात के वक्त रोहित रुका था। रिया भी बहुत जिद कर रही थी अनोखी के साथ रुकने के लिए, लेकिन शनाया ने उसे मना कर दिया और उसने सबसे कहा कि वह अनोखी का पूरा ध्यान रखेगी। रोहित अनोखी के लिए खाना प्लेट में निकालते हुए बोला, चलो छोटी सी भाभी, अब जल्दी जल्दी से खाना खा लो। आप दिन भर तो दवाई के असर से सोती रही, इसलिए कुछ खाया भी नहीं।
मुझे पक्का यकीन है आपके पेट में चूहे कूद रहे होंगे। भाई चूहे तो मेरे पेट में भी कूद रहे हैं, वह भी बहुत जोर जोर से। इसलिए मेरे लिए भी खाना लगाओ। कहते हुए शनाया अंदर आई थी। उसने इस वक्त सिंपल कॉटन की कुर्ती और लेगिंग्स पहन रखी तो डॉक्टर साहिबा की ड्यूटी खत्म हो गई, रोहित ने कहा तो शनाया ने मुस्कुराया कर हाँ में अपना सर हिला दिया। अनोखी उन दोनों की बातों को सुन रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी रोहित खाने का एक निवाला अनोखी के मुंह की ओर करते हुए बोला, यह देखो छोटी सी भाभी बड़ी माँ ने आपकी फेवरेट कद्दू की सब्जी बनाई है। वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि आपको कद्दू की सब्जी इतनी पसंद क्यों है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं भी खाऊंगा, इसलिए जल्दी जल्दी खा लो। सर मैं खा लूंगी, मेरे हाथों में बिल्कुल चोट नहीं आई है, अनोखी ने कहा तो रोहित बोला, हाँ मुझे पता है तुम्हारे हाथों में चोट नहीं आई है, लेकिन रिश्ते में तो मैं तुम्हारा देवर लगता हूँ, और देवर की बात माननी चाहिए। हाय। रोहित ने ये बात बिल्कुल अमिताभ बच्चन वाले अंदाज में कही थी, इसलिए शनाया हंस पड़ी, लेकिन अनोखी के होठों पर मुस्कुराहट नहीं आई। उसने धीरे से कहा, रहने दीजिए सर, आपके भाई को अच्छा नहीं लगेगा। अनोखी की बात सुन शनाया और रोहित दोनों के होठों से मुस्कुराहट चली गई, लेकिन फिर भी रोहित अनोखी का मूड अच्छा करने के लिए बोला, अरे भाई की चिंता कौन करता है। भाई कुछ नहीं कहेंगे, और अगर कहेंगे तो मैं भाई पर केस कर दूंगा, और देखना केस भी मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मेरा नाम रोहित शेरगिल है, तो जो भी होता है रोहित के हित में ही होता है। रोहित की यह बात सुन अनोखी के होठों पर भी छोटी सी एक स्माइल आ गई, लेकिन तभी उसे ऋषभ के केबिन में कहे ऋषभ के हर एक शब्द याद आ गए, इसलिए उसने कहा, आपको भी पता है सर, आपके भाई को जो चीज नहीं पसंद वह उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और आप लोगों का मेरे साथ रहना, मुझसे बातें करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जिद छोड़ दीजिए सर, वरना किसे पता कल कुछ और हो जाए। कहते हुए अनोखी का गला भर आया। अनोखी के दर्द को महसूस कर रोहित ने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसने शनाया को देखा तो शनाया ने उसे देख अपनी पलकें चिपका दी, तो रोहित ने वो निवाला वापस प्लेट में रखा और प्लेट को अनोखी के सामने कर दिया। फिर अनोखी अपने हाथ से खाने लगी और रोहित और शनाया भी। तीनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। कमरे में रूम में पूरा सन्नाटा था। खाना खाकर दवाई लेने के बाद अनोखी लेट गई। उसे आंखें बंद किया देख रोहित शनाया के साथ बाहर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद अनोखी ने अपनी आंखें खोली और आंसू की 2 बूंद उसके आंखों के कोरों से गिरकर तकिए को भिगोने लगी। अगर जिंदगी यही है तो मैं ये जिंदगी को स्वीकार करती हूँ। अगर तकदीर में अपनों का प्यार नहीं है तो मैं ये तकदीर स्वीकार करती हूँ। अगर नसीब में दर्द लिखे हैं तो मैं ये नसीब स्वीकार करती हूँ। अगर तन्हाई ही पूरी जिंदगी है तो मैं ये तन्हाई स्वीकार करती हूँ। आपके दिए हुए हर एक पल, हर एक एहसास को स्वीकार कर लूंगी भगवान जी, बस मेरे दिल की वह एक मुराद पूरी कर दो। उस इंसान को ठीक कर दो जो मेरी पूरी जिंदगी है, फिर इस जिंदगी से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, खुद की खुशियां भी नहीं। कहते हुए अनोखी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों में बचे हुए वह 2 बूंद आंसू उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। कोलकाता। आलोक अपनी स्टडी टेबल पर बैठा
लैपटॉप पर किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। लैपटॉप स्क्रीन पर एक फॉरेनर डॉक्टर नजर आ रहा था। उसने आलोक से कहा, मिस्टर आलोक, आई हैव रेड योर पेशेंट्स फाइल. हर केस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बट आई will try my best to cure her. Don't try, Dr. Wilson. You have to do it. You don't know how important that patient is, how I am important. It is for that patient to get well. आलोक ने परेशान होते हुए कहा, तो डॉक्टर विल्सन ने उससे पूछा, May I ask one thing, Mr. Alok, can I know what is your relationship with that patient? Why are you so worried about her? I have no relation, but Dr. Wilson, that pati auntie is very important for someone. That patient is someone's life and her recovery is very important. If she doesn't get well, then that person will ruin her life, which I don't want to let happen. And who's she? Dr. Wilson ने जिज्ञासा से पूछा तो आलोक बोला, His daughter Anokhi. She has risked her happiness and her future life for her mother's recovery, Dr. Wilson, so I request you to cure her at any cost. I will do my best. और मैं 6 दिन बाद इंडिया आ रहा हूं। तब आगे की बात करते हैं। ओके, सी यू सुन। कहते हुए आलोक ने वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर वह उठकर खिड़की के पास आया और आसमान में निकल आए चांद को देखते हुए बोला, अनोखी, मैं तुमसे किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। अब बस जिस वजह से मैंने तुम्हारी ऋषभ से शादी करवाई है वह भी पूरी हो जाए। जानता हूं ऋषभ ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, लेकिन अनोखी तुम्हें वह सब सहना होगा, क्योंकि जो मैं चाहता हूं उसके लिए तुम्हें यह सब सहना ही होगा। तुम कमजोर नहीं बढ़ सकती और उस घर को छोड़कर, ऋषभ को छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। इस वक्त अशोक की आंखों में ना तो कोई गुस्सा था, ना कोई नफरत, ना ही कोई घमंड, बल्कि उसकी आंखों में जो नजर आ रहा था वह था अफसोस और पछतावा। ऋषभ और प्रवीण घर वापस आए। ऋषभ ने घर आने के बाद सबसे पहले शोभा के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और कमरे के अंदर झांक कर देखा तो शोभा और उसके साथ रिया को सोता देख वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। वह वापस लिविंग एरिया में आया तो प्रवीण अभी भी वहीं खड़ा था। ऋषभ ने उससे कहा, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब क्या मुझे लोरी सुनाओगे? जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। जस्ट गो एंड गेट लॉस्ट। कहते हुए ऋषभ सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। प्रवीण ने एक नजर उसे देखा। ऋषभ अब तक लगभग आधी सीढ़ियां चढ़ चुका था। यह देख प्रवीण अपने कमरे की ओर चला गया। तभी सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऋषभ की नजर अनोखी के कमरे घर गई और उसके कदम वहीं रुक गए। वह उसके कमरे को देखने लगा और न जाने कब उसके पैर सीढ़ियां चढ़ने की बजाय सीढ़ियां उतरने का काम करने लगी। वह नशे में थोड़ा लड़खड़ाता हुआ अनोखी के कमरे में पहुंचा। कमरा पूरी तरह से शांत था और हवाओं में उसे एक ठंडापन महसूस हो रहा था जो ऋषभ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने खुद से कहा, मैं जब पिछली बार आया था तब तो ऐसा नहीं लग रहा था, तब तो वो यहाँ सो रही थी। कहते हुए उसने बेड की ओर इशारा किया और फिर अपने दोनों हाथों को फैलाकर आगे कहा और हवाओं में उसकी धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। पर आज रात कुछ भी नहीं है, ना वह और ना उसकी खुशबू। इतना बोल उसने अपना हाथ झटके से नीचे कर लिया, जैसे उसे वह चीज नहीं मिली जो उसे चाहिए थी।
ऋषभ ने कमरे में चारों ओर अपनी नजरें घुमाई। तभी उसकी नजर अनोखी के अलमारी पर पड़ी और वो उसकी ओर बढ़ गया। उसने कपबोर्ड खोल कर देखा तो वहां कुछ साड़ी और सूट सलवार थे जो बहुत सिंपल थे। उसने एक लाल रंग का सलवार सूट निकाला और उसे लेकर बेड पर बैठ गया। वह एकटक उस ड्रेस को देख रहा था जैसे उसमें अनोखी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। जब वह उसे नहीं मिली तो उसने ड्रेस को बेड पर फेंक दिया और अनोखी का कंबल ओढ़ कर लेट गया। अनोखी के कंबल से और उसके तकिए से उसे वही खुशबू आने लगी जो उसे चाहिए थी। उसे पाकर ऋषभ मुस्कुराने लगा और अपना चेहरा पूरी तरह कंबल में छुपा लिया और उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। फिर ऋषभ ने वो ड्रेस वापस अपने लिया और उसे सीने से लगाकर धीरे से बोला, वह विक्रम कहता है कि अगर मैं सॉरी बोल दूंगा तो मेरे दिल में जो आग जल रही है, जो मुझे गिल्टी फील हो रहा है, वह सब कम हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं बोलता हूँ, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम चल नहीं सकती हो, वरना मैं तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं देता और ना ही शादी की रात तुम्हें मंदिर से महल तक मेंशन तक पैदल आने के लिए कहता। मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। आई एम सो सॉरी। तुम्हें पता है मोम भी मुझसे बहुत गुस्सा होगी इस बात के लिए। आखिर मैंने कहीं ना कहीं वही किया जो उनके साथ उनके पति आलोक शेरगिल ने किया था। इसलिए मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और अपना ट्रीटमेंट करवाओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगा। मुझे नहीं पता कि रोहित किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम्हें ट्रीटमेंट करवाना है तो मतलब करवाना है। ऐसे ही खुद से बातें करते हुए ऋषभ अनोखी की ड्रेस को सीने से लगाए उसके बेड पर ही सो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण चेहरे पर पड़ते ही ऋषभ की आंखें खुली। वह कसम साते हुए उठा, लेकिन जब उसने कमरे पर नजर डाली तो एक पल के लिए वह चौंक गया। यह किसका कमरा है? मैं यहाँ कैसे आया? तभी उसकी नजर अपने हाथों में लिए अनोखी के उस लाल रंग के ड्रेस पर गई। उसने गौर से कमरे को देखा तो याद आया कि यह अनोखी का कमरा है। उसने तुरंत अनोखी की ड्रेस बेड पर फेंक दिया और बेड से उठकर अपने कमर पर हाथ रखकर बोला, मैं यहाँ कैसे आया और क्यों? क्या मैं कल यही सो गया था? कहते रहे वो अपने सर को दबाने लगा। उसका सर बहुत दर्द रहा था। वह आंखें बंद कर कल रात के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया उसने उस बॉडीगार्ड को मारा था। विक्रम ने उसे रोका था, उससे बातें कही थी। फिर उसने शराब पी थी और घर आकर अनोखी के कमरे में चला आया था। उसे वह भी याद आया कि कैसे उसने अनोखी की ड्रेस को अपने सीने से लगाकर अनोखी से सॉरी कहा और उसके बाद वह अनोखी के बेड पर ही सो गया। यह सब याद आते ही ऋषभ के चेहरे के भाव बदल गए। जो ऋषभ अब तक कंफ्यूजन और सर दर्द की वजह से परेशान था, उसकी आंखों में अब सख्त भाव आ गए और चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। एक ही पल लगा था ऋषभ को अपने जज्बातों को छुपाने में। वह सब नशे, हाँ नशे की वजह से ही था और कुछ नहीं, ऋषभ ने अपने मन में कहा और मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। वह वापस बेड के पास आया और अनोखी की वह रेड ड्रेस उठाकर उसे देखते हुए बोला, मैं इसे कल रात पकड़ कर सोया था तो जरूर इसमें से मेरे परफ्यूम की स्मेल आएगी और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं कल रात यहीं था।
यह बोल वह उसे भी अपने साथ ले गया। लेकिन शायद ऋषभ यह भूल गया था कि वह बेड पर भी सोया था, जिस वजह से बेडशीट और ब्लैंकेट में से भी उसके परफ्यूम स्मेल आ सकती है। फ्रेश होने के बाद प्रवीण सीधे अपने स्टडी रूम में गया। वहां पर प्रवीण पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और प्रवीण के साथ साथ वहां रोहित, शिविका, शिवाय, विक्रम और हार्दिक भी थे। उन पांचों को देख ऋषभ की आंखें छोटी हो गई और वह अपने चेयर पर बैठने के बाद उन पांचों को घूरने लगा। तभी रोहित ने कहा, वह मैंने प्रवीण से कहा कि हॉस्पिटल चलते हैं। छोटी सी भाभी को देखने पर इसने मना कर दिया। कहने लगा, मुझे सर के साथ काम है। रोहित की बात खत्म होते ही हार्दिक ने कहा, और बातों में इसके मुंह से निकल गया कि ये अनोखी की इन्फॉर्मेशन तुझे देने वाला, और इसलिए हम सब भी चले आए। हार्दिक की बात खत्म होते ही शिविका, शिवाय और विक्रम ने एक साथ कहा, और हमें भी अनोखी के बारे में जानना है। उन पांचों की नौटंकी देख ऋषभ ने एक गहरी सांस छोड़ी और प्रवीण को देखा तो प्रवीण ने ड्रॉ में से एक फाइल निकाला और ऋषभ से बोला, सर मैंने अनोखी के बारे में इन 2 सालों में जो जो इन्फॉर्मेशन निकली है वह इस फाइल में है। मैंने आपको पहले नहीं बताया क्योंकि आप यहाँ थे नहीं और आपने कभी पूछा नहीं, तो मैं बता भी नहीं पाया। तभी हार्दिक उसे बीच में रोकते हुए बोला, ए भाषण क्यों दे रहा है, जो फाइल में है वह बताना। उसके टोकने पर प्रवीण उसे दूर कर देखने लगा। तभी उसकी नजर ऋषभ पर गई। ऋषभ के चेहरे पर भी ऐसे ही भाव थे जैसे बोल रहा हो को हार्दिक गलत नहीं कह रहा है। यह देख प्रवीण ने हल्के से खांस दिया और एक अपने फोन को प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर बोलना शुरू किया, अनोखी देहरादून से है। आपकी शादी के एक दिन पहले ही आलोक शेरगिल देहरादून से मुंबई आए थे और उसी दिन अनोखी भी मुंबई आई थी। बस फर्क इतना था कि आलोक शेरगिल के आने के आधे घंटे बाद दूसरी फ्लाइट से अनोखी का मुंबई में आना हुआ था। कहते हुए प्रवीण ने स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई। वह पिक्चर दी भागों में बांटा हुआ था। पहले भाग में एयरपोर्ट पर आलोक नजर आ रहा था और दूसरे भाग में एयरपोर्ट पर एक लड़की को जिसने घूंघट डाल रखा था वो दिख रही थी। विक्रम मुंह बनाते हुए बोला, अरे यार, इसमें भी इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। यह क्या हमेशा घूंघट में रहती है? मतलब शादी के बाद तो समझ में आता है। इस ऋषभ के बच्चे ने रस्म पूरी नहीं की, लेकिन शादी के पहले कौन घूंघट में रहता है? कहीं इसके चेहरे पर दाग तो नहीं है? विक्रम बोले जा रहा था और सारे उसे खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहे थे, खासकर ऋषभ। यह देख विक्रम ने जल्दी से अपने होठों पर उंगली रख दी। प्रवीण ने आगे कहना शुरू किया, आलोक शेरगिल अनोखी से 30 मिनट पहले मुंबई आए तो थे, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर तभी कदम रखा जब अनोखी आई थी। उन 30 मिनट वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी गार्ड के साथ थे, जिन्होंने उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए थे क्योंकि उनके पास गन पाई गई थी। आधे घंटे बाद वह दोनों एक साथ अलग अलग गाड़ी में बैठे। कहते हुए प्रवीण ने स्क्रीन पर गाड़ियों की फोटो दिखाई जो आगे पीछे थे और उनमें आलोक और अनोखी नजर आ रहे थे। मुंबई आने के बाद अनोखी उसी होटल में रुकी जो आलोक शेरगिल के घर के सामने है। मुंबई आने के बाद उन्होंने ऋषभ सर से कांटेक्ट किया और उनसे बात की और उनकी शादी अनोखी से करवाई और उसी रात उन्होंने इनकी शादी रजिस्टर्ड भी करवा दी। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट अभी भी आलोक अंकल के पास ही है।
इतना बोल वो चुप हो गया और फिर कुछ सोचकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, और आपकी शादी जिस दिन हुई थी उसी दिन अनोखी 18 साल की हुई थी। प्रवीण के यह कहते ही ऋषभ चौंक गया और उसके मुंह से निकला, 18 साल और सब उसका चेहरा देखने लगे, तो ऋषभ ने अपने चेहरे से हैरानी वाले एक्सप्रेशन को हटाया और बोला, आगे बोलो। तो प्रवीण ने स्क्रीन बदली और स्क्रीन पर एक 60 साल की बूढ़ी औरत का फोटो नजर आया। उस फोटो को देख सब प्रवीण को देखने लगे तो प्रवीण ने कहा, मैंने देहरादून में पता किया तो पता चला आलोक शेरगिल इस औरत से बहुत बार मिल चुका है। ऋषभ ने उस बूढ़ी औरत की तस्वीर को बहुत गौर से देखा। उस औरत के आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे। उसने सिंपल सी कॉटन की साड़ी पहन रखी थी, वह भी गांव के स्टाइल में। ऋषभ ने पूछा, कौन है यह औरत? पता नहीं सर, प्रवीण ने निराश होते हुए उसे जवाब दिया। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब सर ये औरत कौन है, कहाँ है, मुझे नहीं पता है। मैं इस औरत के बारे में कुछ भी पता उससे पहले ही ये औरत कहीं गायब हो गई। आसपास के लोगों से भी पूछने की कोशिश की पर किसी ने भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया। वह लोग अक्सर बात को टाल देते थे।